हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जो हम मैरिज स्पेशल की श्रृंखला चला रहे थे उसी के अंदर हम इस वीडियो को भी कैरी ऑन कर रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन मैरिज लाइफ के ऊपर आया है, इसलिए इस वीडियो में हम समझ पाएंगे कि डाइवोर्स तक की कंडीशन कैसे क्रिएट हुई। सबसे पहले हम देखते हैं लगन कुंडली। लगन कुंडली जो है वो आपके 9 नंबर से शुरू होती है और चंद्रमा भी वहीं विराजमान है, इसलिए इनकी राशि भी और इनका लगन भी कहीं ना कहीं धनु है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि मैं बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो काम की चीज है रिगार्डिंग द मैरिज उतनी ही बात करेंगे। यहाँ पे जो इनका लग्नेश है वो कहीं ना कहीं शुक्र से जुड़ रहे हैं, मिड पॉइंट लॉर्ड शुक्र का है और वो 6th हाउस जो कि संघर्ष को दिखाते हैं और कहीं ना कहीं 11th हाउस लाभ के साथ जुड़े हुए हैं। तो जहां तक की जो सोच है उसमें एक संघर्ष है और एक तरीके से कहीं ना कहीं लाभ बनाने की प्रवृत्ति है। शुक्र जो है वो एक रोमांटिक नेचर का प्लैनेट होता है, कारक होता है वाइफ के लिए, लेकिन इस लगन कुंडली में वो नीच राशि में मौजूद है, इसीलिए ये सारे जो उसके कारकत्व हैं इसमें कुछ ना कुछ कमी महसूस होगी। भले ही इस कुंडली के अंदर एक राशि परिवर्तन दिखाई देता है बुध और शुक्र के बीच में, इसके बावजूद भी कुछ चुनौतियां हैं जिनसे इनको बाहर निकलना पड़ेगा। तो देखिए, शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि कहां कहां पे चीजें हैं जो चुनौतियां बनेंगी। इस पूरी कुंडली के अंदर 135 पॉइंट लेकर सूर्य जो है वो ज्यादा बलवान है, उसके बाद मौजूद हैं आपके शनि और फिर मौजूद है वो है आपके गुरु। और इस बात को ध्यान से देखना या समझना होगा कि जब सबसे ज्यादा बलवान ग्रह जैसे कि यहाँ पे सूर्य है वो नीच राशिस्थ है, ठीक है। दूसरी चीज कि सूर्य ईगो दे सकता है, ये सबसे बड़ा रीजन बनेगा जो कि क्लैश पॉइंट ला देगा। कोई भी झुकने को तैयार ना हो और फिर ऐसी परिस्थिति में जब लड़ाई हो तो फिर डाइवोर्स जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं, जो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सूर्य बना सकता है। तो आपको उस मैटर पे अपने ईगो को ड्रॉप करना पड़ सकता है, ये पहली चीज। दूसरी बात ये कि इस कुंडली के अंदर अगर आप ध्यान से देखें, कर्सर पे ध्यान रखिएगा, जो शनि बैठे हैं वो 10th हाउस में बैठे हैं। शनि का 10th हाउस में बैठने के कारण उसका जो 7th हाउस के ऊपर 10th एस्पेक्ट है, 7th हाउस के ऊपर 10th एस्पेक्ट यहाँ बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये सबसे पहली दिक्कत है, क्योंकि ऐसे में जातक जो है वो अपने आप को अपने स्टेटस को बढ़ाने में ज्यादा ध्यान देता है, मैरिज के ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। दूसरी बात, मंगल जो बैठे हैं उनकी भी दृष्टि आपके 7th हाउस के ऊपर है, 8वीं दृष्टि है, ठीक। दो पापी ग्रहों की दृष्टि आपके 7th हाउस के ऊपर है, ये एक नेगेटिव फैक्टर है। दूसरा कारक जो है शुक्र, वो शनि से भी गया पीड़ित और साथ ही साथ केतु से भी दृष्ट, वो भी परेशान। तो ये मैरिड लाइफ को और ज्यादा कहीं ना कहीं चैलेंज दे रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हैप्पीनेस ऑफ द मैरिज जो है 8th हाउस, उसके मिड पॉइंट लॉर्ड आएंगे बुध, वो कनेक्ट हुए हैं आपके लाभ भाव में। लाभ भाव में होना अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सूर्य के साथ कनेक्ट है जो कि नीच राशिस्थ हो रहे हैं, इस कारण से वो हैप्पीनेस में भी चुनौतियां मिल रही हैं। दूसरी चीज कि यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है तो इसके स्वामी हुए वो हुए चंद्रमा। चंद्रदेव जो है वो आपके लगन में ही आ गए हैं, ये अपने से 6-8 षडाष्टक का संबंध बना रहे हैं, इस कारण भी हैप्पीनेस ऑफ द मैरिज जो है उसमें चुनौतियां बरकरार हैं, ठीक है। इतनी चीजें आपको यहाँ से समझ में आ गई कि ऊपर ऊपर क्या हो रहा है। अब आपको आपकी जो एक्चुअल नवमांश है उसमें लेके चल रहे हैं। ये यहाँ पे 6 नंबर से लगन बन रहा है जो कि आपके लिए 10th हाउस से कनेक्ट हो रहा है लगन कुंडली में। तो इसको ध्यान से देखें तो आप कहीं ना कहीं अपनी किस्मत की वजह से अपने काम में कुछ ज्यादा ही बिजी होंगे, ये नेचुरल सी बात है। वहां पे बिजी हो रहे हैं तो इस वाले केस में देखिए गुरु और मंगल, इनका प्रभाव आपके 7th भाव के ऊपर है, यानी मंगल का पूरा प्रभाव है आपके 7th भाव के ऊपर। और साथ ही साथ जो हमारा मर्क्यूरी है वो शनि की राशि में जाके कनेक्ट हो रहे हैं, राहु भी शनि की राशि में कनेक्ट हो रहे हैं और शनि नीच राशिस्थ नजर आते हैं आपके नवमांश की कुंडली में। अब मैं इस नवमांश की कुंडली को पहले लगन के तुल्य कर देता हूं ताकि चीजों को समझना आसान हो जाए। यहाँ पे अगर हम लगाएं तो हम क्या देखते हैं कि
आपकी कुंडली में जो आपका 7th हाउस का लॉर्ड बनेगा मर्क्यूरी, वो मौजूद हो जाएगा आपके लिए कहां पर, अपने से ये कह लीजिए 8वां चला गया, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को समझाया था। यहाँ पे ये अपने से 8वां गया, इसका मतलब है कि जो मैरिज है उसकी हेल्थ डिस्टर्ब हो चुकी। दूसरी चीज जो देखने वाली है वो ये कि आपका जो हैप्पीनेस ऑफ द मैरिज का प्लेनेट था चंद्रमा, वो यहाँ पर एक घर आगे गया, उसने मैरिज तो करवा दी, वहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन समझिए कारक जो है शुक्र और यहाँ पे केतु की मौजूदगी, राहु केतु एक्सिस में आने के कारण कहीं ना कहीं जो नीच का शुक्र आपको लगन कुंडली में दिखता है वो इमोशनल राशि में होने के कारण और ज्यादा डिस्टर्ब भी होता हुआ नजर आता है। तो ये तो वो चीज है कि क्यों ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए 2nd हाउस जो है वो धन के लिए भी होता है, सेविंग्स के लिए भी होता है, वो फैमिली के लिए भी होता है। उसका मालिक होके आपका जो शनि है वो नीच राशिस्थ हो रहे हैं। इस कारण से कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशनें बनेंगी जिसके कारण धन का नाश भी होगा। तो धन के नाश में एक कारण बन रहा है वो है आपका कोर्ट कचहरी का केस हो सकता है। पहले मैं आपको आज की गोचर की परिस्थिति से समझा दूं कि ऐसा हो क्यों रहा है। ऑलमोस्ट सितंबर 2020 से अगर मैं कहूं तो ऐसी परिस्थिति बनती जा रही थी जो कि ये सिचुएशन क्रिएट कर रही है। यहाँ पे देखिए शनि मौजूद है और उनकी 7th एस्पेक्ट 4 नंबर की राशि के ऊपर, और केतु की जो एक एस्पेक्ट होगी 5th एस्पेक्ट कह लीजिए, वो आएगी आपके 4 नंबर की राशि के ऊपर, यानी कि जो हैप्पीनेस ऑफ द मैरिज है उसके ऊपर काफी ज्यादा चुनौतियां चल रही हैं। ऑन द सेम टाइम आपके चौथे भाव जो कि मन का कारक ग्रह होता है या आपका घर का भी एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव होता है, 4th हाउस प्रॉपर्टी, उसके ऊपर शनि और केतु की साझा दृष्टि है और इसका स्वामी गुरु अपने से 12वें चल रहा है। इसलिए मन में खालीपन, बेचैनी, प्रॉपर्टी का जाने का, ये सारी चीजों की जो सिचुएशंस है वो बन रही हैं। आपके ऊपर जो दशा चल रही है वो दशा है राहु की महादशा में राहु की अंतरदशा, और राहु की महादशा में राहु की अंतरदशा को अगर आप डिकोड करना चाहोगे तो आप समझ सकते हो। पहले आपको आपके बेसिक लगन कुंडली से लाके दिखाते हैं कि होने क्या जा रहा है उसके अंदर। आपकी जो एक्चुअल लगन कुंडली है उसमें राहु विराजमान है आपके 8th हाउस में, जो कि सडन डाउनफॉल को दिखाते हैं, और राहु में ही राहु की अंतरदशा है, तो ये डाउनफॉल को दिखाने का प्रयास कर रहा है। जिस समय ये अंतरदशा चल रही है तब राहु चल कहां से रहे हैं, 6th हाउस से, जो कि हाउस ऑफ डाइवोर्स है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी और इन सारी चीजों में लाकर वो आपको परेशान करते हुए नजर आते हैं। ये तो ही ऊपर ऊपर की बात है। अब हम देखते हैं एक्चुअल नवमांश के अंदर पोजीशन क्या बन रही थी जिसने कि ये सारी सिचुएशंस को बिहाइंड द सीन क्रिएट कर दिया। एक्चुअल नवमांश के अंदर अगर हम जाके देखेंगे तो हमें सबसे पहले हम इसको भी उठाते हैं और किसके बराबर लेकर आते हैं, इसको हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं आपकी लगन कुंडली 9 नंबर से, और फिर देखिए क्या परिस्थितियां हैं, क्या सिचुएशन बन रही हैं जो इन सबको करा रही है। आपकी जो एक्चुअल नवमांश बंदा D81 उसके अंदर मंगल उच्च के, उनकी दृष्टि आपके अष्टम भाव पे, केतु 8वें में बैठे उसकी दृष्टि आपके अष्टम भाव के ऊपर मौजूद है, और कहीं ना कहीं जो आपका मर्क्यूरी है यहाँ पर उसको आप देखिए वो गुरु के साथ कनेक्ट हुआ है आपके 3य भाव में, यानी कि आपका पराक्रम, आप जब अपने आप को बदलने का प्रयास करेंगे तो चीजों को आप संभाल पाएंगे, क्योंकि बुध और गुरु यहाँ पे एक साथ कनेक्ट है और दोनों 7th हाउस को देख रहे हैं। तो डाइवोर्स की जो सिचुएशन है वो ओवरकम की जा सकती है। मेन फैक्टर क्या कि जो ये सूर्य जो ईगो का फैक्टर है यहाँ पे इस कुंडली के हिसाब से इसको त्यागना होगा। आपने पार्टनर की कुंडली अभी नहीं भेजी है तो उनमें क्या चल रहा है उसका तो कुछ पता नहीं, लेकिन आपकी जो सिचुएशन चल रही है इसको ध्यान से देखिए। एक्चुअल में ये जो कुंडली फॉर्म हो रही है यहाँ पे राहु 2 नंबर में 6ठे भाव में मौजूद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस फॉर्मेशन को अगर ध्यान से समझेंगे तो किस्मत से किस्मत इस बात को दिखा रही थी कि जब भी राहु की महादशा अंतरदशा पड़ेगी तो कोई ना कोई संघर्ष आएगा। शायद वो चीज जुड़ेगी आपके कोर्ट कचहरी से, या फिर वो जुड़ेगी आपके रोग से, या फिर वो जुड़ेगी एक्सीडेंट से, या जुड़ेगी हॉस्पिटल से, बट जो भी जुड़ेगी वो जुड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपके खर्चे से। ये चीज हमें देखनी थी। अब मैं दो कुंडलियों को बना रहा हूं और दोनों को आपस में कनेक्ट करके देखिएगा। यहाँ पे मैं आपके
नवमांश जो D9 है उसको बना रहा हूं ऊपर, ठीक है। और इस D9 को भी मैं आपके एग्जैक्टली किसके बराबर कर देता हूं, लगन के बराबर। अब समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। राहु जहां पे दिख रहे हैं किस्मत से किस्मत में, वहां पर एक्चुअल D9 की कुंडली में सूर्य मौजूद है। सूर्य क्या है, सरकार। और राहु जो है वो सूर्य से कोई परम मित्रता नहीं दिखाता, वो बल्कि उल्टा कहीं ना कहीं उसको मास्क करता है, उसको ग्रहण करता है। ऐसी सिचुएशन में ये राहु जो है वो कहीं ना कहीं सूर्य के ऊपर कनेक्ट है, जो कि कोर्ट कचहरी और ऐसे जो परेशानियां हैं उसकी तरफ लेके जा सकता है। तो यहाँ पे दो सलाह होंगी। पहली तो ये कि अभी का जो गोचर है उस गोचर को क्रॉस होने दीजिए, यानी कि आप कम से कम मई आ जाने दीजिए। अप्रैल को पूरा क्रॉस कर लीजिए, मई आ जाने दीजिए। मई आने के बाद जब केतु और शनि का गोचर उस भाव को पीड़ा से बाहर निकाल लेगा, तब आप चीजों को सुलझाने में थोड़ा सा मदद महसूस करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये कि अगर ये चीज आप अभी नहीं सुलझाओगे तो ये बहुत लंबी खींचेगी। लंबी खींचने का कारण समझ लीजिए, राहु जो है इसके बाद के 1.5 साल सूर्य के सामने आएंगे। सूर्य के सामने आने के कारण भी फिर ईगो फैक्टर क्लैशेस, जो कि फिर मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे। और इसके बाद राहु जब आपके 4th हाउस पे आता है तो भी वो कहीं ना कहीं शुक्र को हिट करेगा, जो कि कारक है। ऐसी परिस्थिति में ये चीज संभालना मुश्किल होगी। केतु जो है वो शुरुआत में देखें तो सूर्य के ऊपर से जा रहे हैं, सूर्य के ऊपर से जाएंगे, ऐसी परिस्थिति में भी वो 7th हाउस को हिट करेंगे और आपके जन्म कुंडली के 7th हाउस को भी हिट करेंगे। इस कारण से भी डाइवोर्स होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसके आगे वाले 1.5 साल, यानी कि अभी से 3 साल का जो पीरियड है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चुनौतियां देता हुआ दिखता है मैरिटल लाइफ के ऊपर। कोशिश यही कीजिए कि अपने प्रोफेशन के अंदर अपने थोड़े से ईगो और इन सारी चीजों को बैलेंस करके मैरिज लाइफ में हैप्पीनेस को क्रिएट कीजिए। वरना कहने के लिए बहुत सारे जातक या बहुत सारे पंडित आपसे यही कहेंगे कि ये काल सर्प का फॉर्मेशन है और इसके कारण ये वाला आपका एरिया जो है वो हिट हुआ है। लेकिन समझिएगा, अगर काल सर्प के कारण ये एरिया हिट हुआ होता ना तो मैरिज ही नहीं हुई होती। अगर मैरिज हो गई है तो इसका मतलब है कि राहु ने उसको नहीं रोका मैरिज को होने से। अगर उसको कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है तो हमारे सोचने का ढंग, हमारी परिस्थिति, हमारी जीवनचर्या, उसमें कुछ बदलाव करके आप इन चीजों को ठीक कर पाएंगे। और पार्टनर का जो चार्ट है वो भी भेजिएगा, उनके में क्या दशा चल रही है उसको भी देखना जरूरी होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको चीज समझ में आ गई होगी। या तो अप्रैल के बाद मन बनाइए, कोशिश कीजिए सूर्य वाले ईगो को छोड़ के सॉर्ट आउट करने की, अन्यथा 3 साल तक में कोई भी आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से कुछ हद तक प्रॉपर्टी का भी कुछ नुकसान हो सकता है। तो ये था आपके इस जन्म कुंडली का एक एनालिसिस। और मैरिज वाले चार्ट्स के लिए जो हम चीजों को देख रहे थे उन लोगों को मैं फिर से पॉइंट आउट कर दूं। 8th हाउस का लॉर्ड लगन में है, ये पहला नेगेटिव पॉइंट बन रहा है। दूसरी चीज ये कि जो 8th हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड है या 7th हाउस का भी लॉर्ड देख लीजिए तो वो सूर्य और राशि बदल दे तो शनि के साथ पीड़ित होता है। इस कारण से कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ के हैप्पीनेस में चुनौतियां देखने को मिलती हैं। धन्यवाद।